सभी को ज्ञात भी रहता है। तो जिसका भी कोई सवाल हो ज्योतिष से संबंधित, जरूरी नहीं कि आप कुंडली के बारे में ही जानना चाहते हो। बहुत से सवाल ऐसे हैं कि मांगलिक किन सब परिस्थितियों में होता है और शनि किन किन परिस्थितियों में व्यक्तियों को अच्छे रिजल्ट देता है कि बुरे रिजल्ट देता है, या मांगलिक होने से विवाह में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, किस प्रकार की नहीं होती है। तो ये जो सब प्रकार के सवाल है त्योहार से संबंधित है, इस ज्योतिष पटल पर रहेंगे, जिससे हम ज्योतिष व हिंदू रीति रिवाज की जो पौराणिक व वैदिक परंपरा और हमारे जीवन में घटित होने वाले जो हर प्रकार के तथ्य है, त्योहार है, उत्सव है, उनका प्रारूप हम जान पाएंगे। क्योंकि इस कोरोना काल में अब मिलना उतना संभव नहीं है, लेकिन मन में एक हमेशा से ही 1-2 दिन व्यक्ति मन से शांत रह सकता है, 2 दिन शांत रह सकता है, लेकिन फिर भी पवन गौड़ जी को नमस्कार, ईशान भाई को पुनः नमस्कार, मीनू शर्मा जी आपको हृदय से कोटि कोटि नमस्कार, मोहित पांडे जी आप पहुंचे हमारे इस प्रोग्राम पर, आपको नमन, ऋषभ महेश्वरी जी आपको भी इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं साधुवाद करता हूं कि आप सब इस प्रोग्राम की अच्छी सफलता के लिए अपना तहे दिल से सहयोग कर रहे हैं। तो मैं पुनः अपने उसी विषय पे आ जाऊं कि जिस भी, चाहे वो हमारे नवरात्रे है, होली का उत्सव है, दिवाली है, विवाह है, षोडश वर्ग है, आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, तो ये सब विषय जो है वो ज्योतिष से संबंधित है। और हम इन सब के प्रति थोड़ा सा अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण और मॉडर्न बनने के कारण या मॉडर्नाइज होने के कारण जो मन में दुविधा बनी रहती है कि हम अपनी जो सत्यता है, जो वैदिक परंपरा है और जो हमारी धार्मिक परंपरा है, जो वैश्विक परंपरा है या आर्य सभ्यता है, हम उनसे धीरे धीरे काफी दूर जा चुके हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं हम पतन की ओर अपने आप को महसूस करते हैं। अग्रसर तो काफी है अपने जीवन में, लेकिन पतन का दौर भी बना रहता है। इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी इस विषय में जुड़ना चाहता है, और नैन्सी जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, और नित्यानंद शर्मा जी प्रणाम, अरुण शर्मा जी को भी प्रणाम, और जिसकी जो भी जिज्ञासा होगी मैं कोशिश करूंगा जितना भी मुझे अल्प ज्ञान है इस अल्प बुद्धि में, या जो 27-28 साल में इस लाइन में रहने से जो एक्सपीरियंस हुआ है, उन सब एक्सपीरियंस को सजोता हुआ, गौर करता हुआ मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को पुनः नमन करता हूं, और आप सभी को ईश्वर साक्षी मानते हुए हमेशा ये कोशिश करूंगा कि जो मालूम है या जो सत्य है वो बता पाऊंगा। अगर कहीं भी मैं मिथ्या या मुझे किसी भी विषय पे संशय हुई तो मैं हाथ जोड़कर उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा, और भविष्य में पुनः उस विषय पर भी ज्ञान प्राप्त कर आप सभी की समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। मोहित पांडे जी लिखते हैं कि महाराज, मोहिता पूछ रही है कि मुलाकात कब संभव है। पांडे जी, ये मुलाकात इस दौर में इसलिए संभव थोड़ा कम है कि एक ऐसा दौर आया कि व्यक्ति व्यक्ति से डरने लगा, व्यक्ति व्यक्ति के संस्कारों में नहीं जा पा रहा, व्यक्ति व्यक्ति के उत्सव में नहीं जा पा रहा। इसलिए अब ये मिलने का जो माध्यम इस नए मंच है, जो ज्योतिष जिज्ञासा मंच है, ये मंच रखा है, और जिस भी प्रकार की
किसी के मन में कोई शंका है या कोई समस्या है वो पूछ सकता है, चाहे वो विश्व महेश्वरी जी, गुरु जी प्रणाम, पूछना था। हाँ, जिसे भी पूछना है अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस आप डाल दीजिए। तो ये नीलम डबराल जी का डेट ऑफ बर्थ पहुंचा है, तो आप भी जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हो। रविंदर कुमार गुरुजी प्रणाम, प्रणाम भाई, बहुत बहुत सहयोग आप सभी का। और सुशील शर्मा जी को भी हाथ जोड़कर नमस्कार, मैं नमन करता हूं उनको, उनके आदर को, उनके स्नेह को। उन्होंने समय समय पर जो मार्गदर्शित किया है हमें बचपन से लेकर अब तक, मैं उसका भी नमन करता हूं। भारती माँ प्रणाम, और पीयूष सडाना जी को भी नमस्कार। आज का दौर तो, आज का प्रोग्राम तो ये रहेगा कि हम एक दूसरे से परिचित हों, एक दूसरे के प्रति जो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से करना चाहेंगे। कई बार हमने देखा है कि हम अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या घर में किसी भी प्रकार का उत्सव मनाते हैं, तो हम वैदिक कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन उस वैदिक कार्यक्रम में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। सिर्फ हमारा जो उद्देश्य रहता है वो उस उत्सव की रख रखाव, देखभाल, मेहमानों का और मेहमानों के खान पान। अरुण पंडित जी को पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे, सत नमन आपको। और अमन वालिया जी, आप लिखते हैं जय श्री राम, तो जय श्री राम भी देखो ना, हमारे इसे ही हिंदू काल में हम रह गए, जय श्री राम से हम कितने प्रेम करते हुए भी हम दूर चले गए, एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि घर में उत्सव है तो हम जो वैदिक परंपरा है, उत्सव की जो सर्वप्रथम परिस्थितियां है कि ब्राह्मण का आगमन है, अतिथि सत्कार है, पूजा पाठ है, हवन है, उसको हम थोड़ा ऑर्डिनरी सा लेके कि फटाफट फटाफट उसको कर दिया जाए। और फिर हम केक काटने की प्रथा है, पाश्चात्य प्रथा है, मेहमानों का आगमन है, गिफ्ट का लेन देन है, आदान प्रदान है, वो होना सब अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अपनी वैदिक परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। जैसे आप किसी विवाह उत्सव में अधिकतर जाते होंगे, विवाह उत्सव में देखते हैं कि आप अच्छे से अच्छा बैंड बाजा होगा, अच्छे से अच्छे टेंट की व्यवस्था होगी, लेकिन जो ब्राह्मणों के द्वारा फेरों का समय विदित किया जाता है, जिस पर दोनों बच्चों का पूरा भविष्य निर्धारित होता है, क्योंकि मुहूर्त भी व्यक्ति का पुनर्जन्म है, विवाह पुनर्जन्म होता है, चाहे कोई किसी भी परिस्थितियों में जन्म ले, लेकिन विवाह के बाद एक नया जन्म होता है। अगर जो हमने प्रथम जन्म लिया है वो जन्म हमारे बस में नहीं था, वो परमपिता परमेश्वर ने हमारे जो पूर्व संस्कार है उसके आधार पर हमारा जन्म हमारे कार्यकाल के हिसाब से दे दिया है। लेकिन अब हमें, क्योंकि विवाह एक ऐसा माध्यम है एक नए जन्म में जाने के लिए, तो अगर हम उसमें सही मुहूर्त का इस्तेमाल करते हुए उसको विधि विधान से, विधिवत रूप से कुशल ब्राह्मणों के द्वारा शाश्वत होकर, अमित सिरोही जी, अमन वालिया जी, देव अरोड़ा जी, दिव्य गुप्ता जी, गोकुल छावड़ा, वेल्डन, आपकी तो बहुत देर से उम्मीद थी कि आप आने वाले हो। अमित सिरोही जी धन्यवाद, जय श्री राम आपको भी। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद शर्मा लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे छोटे भ्राता है और हमेशा पुशअप करने में लगे रहते हैं। तो गीता राज जी धन्यवाद, अशोक कुमार जी धन्यवाद। तो कहने का मेरा भाव था कि हमें अपने संस्कारों पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हमें 2 घंटे 2 दिन, कई बार तो 20-20 दिन लगते हैं किसी एक मुहूर्त को निकालने की स्वीकृति प्रदान करने में, पर वो मुहूर्त का समय या तो नाच गाने में चला जाता है, या फोटोग्राफरी में चला जाता है, या भोजन व्यवस्था में चला जाता है, या अन्य बहुत सारे कारणों। वो भी आवश्यक है, मैं उनकी खंडन नहीं करता, मैं तो उसमें और रुचि और आनंद और उत्सव का अनुभूति करता हूँ, उसका सबसे ज्यादा आनंद भी जीवन में लेना चाहता है। लेकिन मैं इस बात को भी दरकिनारे नहीं करना चाहता कि जो विवाह में फेरों का समय है, विवाह में जो पानी ग्रहण का एक दूसरे का संपर्क है, वो बिल्कुल सही और उचित समय पर होना चाहिए, और कुशल ब्राह्मणों के द्वारा होना चाहिए, और वैदिक मंत्रों के उपचार के अनुसार होना चाहिए, उसको दरकिनारे नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब हम बच्चे का उत्सव करते हैं तो आने जाने वाली स्थिति, ऋषभ महेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप उन्हें तो
उत्सव ये है। अभी हमारी ऋतु है कि बसंत ऋतु है, हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की वस्त्र आभूषण वेशभूषाएं होनी चाहिए, किस वही हमारे जो रीति रिवाज है, विवाह है, वो सब इसी हिसाब से बने हुए हैं। गरिमा महेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज महेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ज्योतिष जिज्ञासा का जो मंच है उसमें ज्योतिष से संबंधित और जो आपकी धार्मिक, अनुष्ठानिक, वैदिक, भोजन जो भी हमारे परिवार में पहले कहते थे कि भाई घर में चप्पल नहीं लेके आनी, हाथ पूर धो के आनी है, कुएं से बाहर के आनी है। तो जब हमारे माँ बाप या दादी दादा या जो घर के बुजुर्ग इस बात को बोलते थे तो हमको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब हम खुद ही उन्हीं प्रणालियों को अपनाने लगे। तो क्योंकि वो बीमारी या समस्या वो बाहर से आई है, हमारे देश की एक विकट समस्या भी है, हम नागरिकों की भी या हमारे अपनी, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी है, कि जो चीज घूम के बाहर से आती है उसका हम ज्यादा मान सम्मान करते हैं। तो इसीलिए मैं आप कह रहा हूँ कि जो भी आपके मन में ज्योतिष से, धर्म से या भोजन पक्षा से, जिस भी प्रकार की अगर कोई ऐसी मन में विचार धारणाएं है, व्रत से संबंधित है, त्योहार से संबंधित है, उत्सव से, तो वो आप इस मंच के माध्यम से आप गणना करते हैं। हर प्रत्येक रविवार में हम इसमें आएंगे। अब रही ज्योतिष की जिज्ञासा है, तो पवन गौड़ जी ने पूछा है कि नीच भंग योग क्या होता है। तो नीच भंग योग ज्योतिष के माध्यम से अगर हम देखा जाए तो जब जिस ग्रह पर या जो ग्रह अपनी नीच राशियों में बैठा हो, तो नीच राशियों में जो ग्रह है उसको नीच योग बोलते हैं। और नीच भंग जब होता है जब वह किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि में या उच्च ग्रह के साथ बैठ जाए। जैसे मीन राशि में बुध जो है वो नीच राशिगत है, अगर बुध के साथ शुक्र भी बैठ जाए तो वहां पर बुध का जो नीच प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं नीच राजभंग योग। तो इसलिए ये चीज है। अभी एक ने पूछा है कि मांगलिक से विवाह करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। देखो, हम तर्क और कुतर्क की बस यही परिभाषा होती है, मान्यता। कल तक हम ये बोलते थे कि हाथ धोकर घर में आने से या पैर धोकर घर में आने से क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम जब एक विकट पैंडेमिक दौर से गुजर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि नहीं, ये चीज हमें हाथ धोकर पैर धोकर करनी चाहिए। भारती माँ डेट ऑफ बर्थ आपने भेजी है, तो अभी चेक करते हैं इसकी भी विधि, मरवा ये भी करते हैं, जो है आपकी सबकी धीरे धीरे देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने जो संस्कार है, हम जो अपने रीति रिवाज है, जो धर्म है, जो जन्म पत्री से संबंधित है, कई बार हम पहुंचते हैं तो ब्राह्मणों के प्रति या पंडितों के प्रति या ज्योतिषों के प्रति हम कुंठा का भाव रखते हैं, या हम अज्ञानता के कारण हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के पास चले जाते हैं जहां पर हमें इस प्रकार की समस्याएं सामने करनी पड़ती है। तो जब समस्या हमें मिलेगी तो हम इस बात को कहेंगे कि शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हम कर पाएंगे हम उसको फिर समस्याओं को दूर कर पाए। अब हम लेते हैं आप लोगों की प्रश्नोत्तरी के संबंध में। अगर किसी को इस तरह का कोई सवाल हो तो आप अपना पूछ सकते हैं। गीता राज नूरगढ़ सहारनपुर, तो इसमें शादी के बारे में इन्होंने पूछा है, तो गीता राज की कुंडली आप डाल दीजिए। तो गीता राज की कुंडली से अभी हम विवाह के बारे में पता करते हैं कि विवाह की स्थिति कैसी होगी। हाँ, तो अभी हम इस चर्चा में आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजते रहिए और कोशिश करूंगा कि प्रत्येक रविवार 7 बजे पहुंचूं, जिससे हमारे मन में जो ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा रहती है, वास्तु के प्रति जिज्ञासा रहती है, थोड़ा सा शुरू का दौर है तो लगता है कि दौर ये खुला हुआ होगा, तो ज्योतिष खुला हुआ है, तो ज्योतिष के प्रति हमें समस्या सी बनी रहती है। नीलम डबराल जी है, तो इन्होंने अपने सवाल पूछा है, तो इन्होंने अपने व्यवसाय के बारे में पूछा है। तो व्यवसाय के बारे में जो इनका सवाल है कि हमारा वो काम कैसा चलेगा, तो काम के बारे में इनकी स्थिति में अभी क्लियर मैं खोल रहा हूँ। काम के बारे में जो स्थिति रहेगी वो इस प्रकार रहेगी कि तो जो जो किस प्रकार की जो समस्या होगी, तो मैं चाहूंगा कि आप उसे कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं,
ताकि हम समय रहते उसमें सुधार करेंगे। पहली बार है कोरोना काल के बाद, और इस तरह का कभी इक्विपमेंट का हमने साधन इस्तेमाल नहीं किया। तो नीरम डबरा जी की दशा चल रही है शनि में गुरु में केतु का अंतर है। तो मैं इनसे कहूंगा कि ऐसा कोई बुरा दौर नहीं चलेगा, धीरे धीरे उनकी जो परिस्थितियां हैं वो ठीक रहेगी। स्ट्रेंथ बहुत है, काम करने की ताकत बहुत है, पर एक उनकी जो प्रॉब्लम है कि वो हर व्यक्ति से थोड़ा केयरिंग नेचर होकर बात करते हैं, तो ज्यादा केयरिंग आज के युग में थोड़ा सा घातक रहती है। तो बहुत ज्यादा भरोसा ना करें लोगों पर, क्योंकि उनकी कुंडली में थोड़ा सा इस प्रकार का योग है कि अगर किसी पे धन से संबंधित ज्यादा विश्वास करेगी या ज्यादा करें तो उसमें बुराई मिलने के चांसेस है। और 2 मई 2021 से इनके कार्य में जो है वो बढ़ोतरी का योग है। तो बढ़ोतरी का योग अब धीरे धीरे है। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने सुबह भोजन में से 1 रोटी निकाल कर कुत्ते को डाल दे। तो ये नहीं कि अगर आप 2 पराठे खाते हो तो 1 कुत्ते को डाल दिया, 2 आपने फिर खा लिए। 2 का मतलब कि 1 आपने जानवर को दे दिया, किसी कुत्ते को दे दिया, भैरव को इंडिकेट करता है, और 1 आपने खुद खा लिया। तो कुछ अल्प आहार आपने रखना है। तो इसी प्रकार और अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ आप भेजते रहे। ऋषभ महेश्वरी जी की कुंडली में डालकर देख रहा हूँ। ऋषभ महेश्वरी जी ने आभा गुप्ता जी के नाम से पूछा है। क्या इसमें क्या सवाल है उनका? दूसरी शादी हो सकती है? दिखाओ। अभी थोड़ा सा दौर चलेगा, धीरे धीरे इसमें हम सुधार करेंगे ऑटोमेटिक उपकरणों का। अभी तो जो उपकरण हमारे पास थे उन्हीं का सबका इस्तेमाल करते हुए इसको किया है। तो आप इन सबको जब उपाय आपको बताया जाए तो उपाय का माध्यम भी यही होता है कि उपाय जब आप करें तो थोड़ा सा भावना के साथ करें। उपाय जो करें आप विधिवत रूप से करें। उपाय जो आप करें उसमें उपाय में आपकी आस्था होनी चाहिए। आस्था होने से क्या होगा कि आपके अंदर उस उपाय को करने से पॉजिटिविटी एनर्जी जागृत होगी। जब पॉजिटिविटी होगी तो वो आपको फिर थोड़ा सा क्लियर पोजीशन को खड़ी करेगा। तो अभी ये इन्होंने पूछा है कि ऋषभ महेश्वरी जी ने पूछा है कि मेरी बिटिया की जो रीमैरिज है वो कब होगी। तो उसमें रीमैरिज के लिए उन्होंने सवाल किया है। तो अभी उनकी बुध में चंद्रमा की दशा है और सूर्य का अंतर है। तो बुध में अभी चंद्रमा और सूर्य का अंतर है, तो फिर आएगा मंगल। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि 10 जुलाई 2021 से और जुलाई 2022 के बीच में रीमैरिज के पूरे चांस है। लेकिन क्योंकि लगन में राहु बैठा है तो लगन का राहु थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव को पैदा करता है। तो आप अपनी बिटिया को थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें कि वो थोड़ा अपना क्रोधी स्वभाव कम रखे, और कहीं कभी न कभी उनको सिर में दर्द की शिकायत भी रहती है। तो ऐसे में वो चमेली के तेल का दीपक जलाकर अगर बजरंग बाण का पाठ करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बजरंग बाण के पाठ से हमें एक अच्छे आनंद की अनुभूति होगी, जिससे हम एक गुड फील करेंगे, और जो उनका क्रोध है या सिर में दर्द की शिकायत है या मेंटल टेंशन है जो बनी रहती है वो उससे भी दूर होगी। तो शादी में आप डेट नोट कर लीजिए। आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से जब पुनः आप कभी जुड़ेंगे तो जब आपको लगेगा तो आप उसमें एक अच्छा सा धन्यवाद रख देना, क्योंकि हर व्यक्ति का संभव नहीं होता कि आप सभी यहाँ तक पहुँच पाए या आप मेरे से मिल पाए या मैं आपसे मिल पाऊँ, या क्योंकि अब कोरोना का दौर ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो विवाह के लिए उनको अगर वो अपने भोजन में से गाय को रोटी दे और गाय का स्पर्श भी करे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पर्श का मतलब उसको हाथ से ला गया है, उससे उसका ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी और उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो अभी जो अगली कुंडली आ रही है, अगली कुंडली आ रही है पीयूष सडाना जी हरियाणा से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। अच्छा,
पवन गौड़ जी, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप उसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो उनका क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन बोल दो। सूर्य की माँ दशा में फाइनेंशियली और प्रोफेशनली। मैं कर रहा हूँ। सूर्य की, अभी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य की महादशा में क्या है, फाइनेंशियल कैसा रहेगा और प्रोफेशनल कैसा रहेगा। सूर्य की महादशा में फाइनेंशियल कैसा रहेगा, प्रोफेशनल कैसा रहेगा। तो कुंडली लाना, एक तो दिक्कत जब होती है जब कोई विशेष एक ही ग्रह पे चर्चा करता है। कोई भी ग्रह, कभी एक ग्रह, किसी एक ग्रह और एक भाव कभी किसी भी कार्य को करने में सक्षम या अक्षम नहीं होता। अगर करियर के हिसाब से पूछे तो सूर्य की दशा इस जातक के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब वो चाहे सूर्य नीच का है, चाहे वो तीसरे भाव में है, चाहे उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां है, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो लगन के भाव का स्वामी होते हुए तीसरे भाव में बैठा हुआ। सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में है, और राहु भी एक अच्छी पोजीशन में है। और सबसे जो है, जो उप नक्षत्र होता है शुक्र, कोई भी ग्रह जब अपना कार्य करता है तो वो तीनों कॉम्बिनेशन से करता है कि ग्रह की अपनी ताकत, अपना प्रभाव, अपना नक्षत्र, अपना सब नक्षत्र। मान लो आप अपने घर में बैठे हो तो अपने घर में अपनी परिस्थितियां कुछ और है, दूसरे के घर जाओगे तो दूसरे के परिस्थितियों से आप अपना जीवन को चलाओगे। मेन 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 तो दूसरों के हिसाब से आप चलोगे। लेकिन जब वही कंडीशन आपके घर में कोई व्यक्ति या बड़ा अतिथि आ जाए तो वो ज्यादा मेन विंडो पे डाल के चलेंगे ना, ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें। मैं नाम डालता रहूंगा जब बता दूंगा। कीर्ति सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूर्य की दशा इन्होंने पूछी थी, तो सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। इन्हें किसी प्रकार का भय ना करें और किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं है। और सूर्य की दशा का अभी से मुझे ये समझ नहीं आया कि सूर्य की दशा के बारे में उन्होंने अभी से चर्चा क्यों की, क्योंकि सूर्य की दशा तो 2041 में आएगी पीयूष जी की। तो 2041 की दशा की चर्चा अगर हम अभी से परेशान हो गए तो जो दशा अभी चलेगी सूर्य की, शुक्र की, तो उसका जो आनंद है वो उनको खत्म ही हो जाएगा। तो अभी तो उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इतनी लंबी दशा के बारे में या एक ग्रह क्या करेगा, एक ग्रह क्या नहीं करेगा, तो ये बात थोड़ी संभव नहीं है। प्रेजेंटली अगर पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्ञान सागर जी नमस्कार। पवन गौर जी, आशु का प्रश्न है कि बच्चे की किस किस विजिट कर सकते हैं। अमित अरवर जी, गरिमा महेश्वरी जी, दीपक कुमार, ज्ञान सागर जी, तो डबराल जी आए हैं इसमें, राहुल सिंह जी है, दीपक राज नमस्कार, अरुण पंडित जी, रविंदर कुमार, गुरु जी प्रणाम। किस दिशा की मुख करके खाना खाना चाहिए? तो पूरब दिशा की ओर मुंह करके खाना खाना चाहिए, तो जिससे आदमी जो पूरब दिशा है वो एनर्जेटिक है, नई एनर्जी को पैदा करती है। मुकेश गुप्ता जी, गुरु जी प्रणाम। पवन गौड़ जी, बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने इसे किया है। कीर्ति सिंह जी हरिद्वार से, तो ईशान बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में जुड़े। और कीर्ति सिंह जी का एक सवाल है, तो ये पूछना चाह रही है कि कोमल के कैरियर के बारे में बताइए। अभी कोमल की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया था, अभी डेट ऑफ बर्थ तो अभी मैं डाल देता हूँ। तो 26/4/2004, और पहले तो आप प्लेस भेजना चाहिए। आप ना जो भी आप भेज रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, इन तीन चीज का विशेष ध्यान रखना। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, तो ये है। और किसी तरह की कोई परेशानी की कोई जरूरत नहीं, हर रविवार मुझे आना है, ये मैंने संकल्प कर लिया। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद पब्लिसिटी के लिए है, अपना परमेश्वर का बहुत शुक्र है, ये सब आप जानते हैं, आपके दिलों में राज करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, उससे ज्यादा आप लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। इस बात का बहुत ज्यादा मुझे गर्व है अपने ऊपर कि आप सभी लोगों का इतना प्यार मुझे सदैव मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा। तो अभी इनकी कीर्ति सिंह जी ने अपनी बिटिया के करियर के बारे में पूछा था, तो कहने का मतलब यही कि इतना प्यार मिलता रहता है समाज के द्वारा, आप लोगों के द्वारा,
और आज लेकिन बिना मिले 3 महीने चले गए, एक बंद कमरे में एक अध्ययन करते रहे, लेकिन लगा कि कुछ करा जाए। तो जो अनुभव इस क्षेत्र में, सिर्फ इस क्षेत्र में मैं कर पाया हूँ, उस क्षेत्र का आपको भी कुछ लाभ मिल पाए, आप उस ज्ञानता को आप भी ग्रहण कर पाए। हाँ, अगर आप लोग ज्योतिष से संबंधित ज्योतिष सीखना चाहते हो, कीर्ति सिंह जी से पूछिए कि 7:05 AM है PM है। कीर्ति सिंह जी, आपने समय सही नहीं बताया पूरा, ना तो आपने बर्थ प्लेस में प्रॉब्लम की। अब आपका जो समय है वो सुबह का है 7:05 का या शाम का है, थोड़ा डेट ऑफ बर्थ को क्लियर भेजने से आराम रहेगा, नहीं तो फिर अगली कुंडली ले जाएगी, आप कहोगे कि हमारी कुंडली नहीं ले पाए पंडित जी। तो जो भी आप भेजे, डेट ऑफ बर्थ पूरी भेजे, तारीख, महीना, सन, उसके बाद समय भेजे, समय के सामने इंडिकेट करे वो AM है कि PM है। तीसरी चीज ये इंडिकेट करे कि आप किस जगह से है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और स्टेट क्या है। तो ये सब चीजें जब आप क्लियर करेंगे, तभी मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी इस जो जिज्ञासा है उसको क्लियर कर पाऊंगा। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को, और सभी जो भी दर्शक इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हुए। कीर्ति सिंह जी की कुंडली मेरे सामने आ गई है। कोमल सिंह जी, कोमल जी ने अपने बच्चे के कैरियर के बारे में सवाल पूछा है। तो अब उनका अगर करियर के बारे में हम बात करें, तो करियर में क्या है कि उतार चढ़ाव चल रहा है। उतार चढ़ाव के 2 कारण है कि एक तो जो इनकी बिटिया है वो थोड़ा सा क्रोध कर जाती है, मूड स्विंग वाली बच्चा है, तो जिस कारण से वो जिस भी विशेष जॉब में अगर वो जाती है तो उसको इस तरह की समस्या का सामना, तो अपने मूड स्विंग की स्थितियों को वो थोड़ा क्लियर करे। और केतु का अंतर है, तो अभी थोड़ा सा उनको कहे कि जुलाई 2022 तक ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाए, शनिवार को दशरथ का शनि चालीसा का पाठ करे, क्रोध कम करे। इनके आइज का भी थोड़ा ध्यान रखना, इनको चश्मा वगैरह लग सकता है, तो जिसके कारण से उनको इस तरह की कोई समस्या आएगी तो उसको भी अपना दूर करें। तो आप सभी लोग अभी जब भी आप डेट ऑफ बर्थ डालें, अभी ये देखो ये कौन है, हर्ष त्रिपाठी जी, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ इतनी तेजी से आगे पीछे भागती है, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि इतनी तेजी से ये भाग रही है तो फिर इसको कैसे रोक के देखा जा सके। तो अगली बार इसका भी कोई ना कोई माध्यम मैं बनाऊंगा। तो ये नीरज महेश्वरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञान सागर जी, नीरज महेश्वरी जी, तो ये सब है, मैं देख के इसमें से जो भी होगा अभी। तो इस बात का अब ये देखिए, मेरी कुंडली इस बार नहीं देगी तो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद कोई नंबर है, मैं हर इतवार हर रविवार शाम 7 बजे इसी प्रोग्राम पे आप लोगों, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी मैसेज आए, जो भी नई वीडियो आए संबंधित, आप उसे आपको समय से सूचना हो जाएगी। और आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले लें। तो ये सब स्थिति है। अब वो दौर चला गया कि एक दूसरे से मिलने से ही हम वार्ता कर सकते हैं, तो एक दूसरे की मिलने से वार्ता से कोई औचित्य नहीं रहा। हम इसी के माध्यम से अगर अपने विचारों का आदान प्रदान या विचारों का प्रचार प्रसार कर पाए तो वो बहुत अच्छा माध्यम है ये। तो सिर्फ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही तरीके से भेजिए, दिनांक, महीना और सन, क्योंकि जो भेज रहे हैं मैं देख रहा हूँ वो भेज तो रहे हैं जल्दी में कि मेरी कुंडली पहले दिख जाए, लेकिन वो कोई भी डेट ऑफ बर्थ इतनी कंप्लीट नहीं आ रही। जैसे अभी इन्होंने भेजी हर्ष त्रिपाठी जी ने 12/10/1950 फैजाबाद उत्तर प्रदेश 10:35 AM, तो सर वहाँ गाइड गोल्ड भी हिंदी बेटर कैरियर ऑप्शंस। तो अब फास्ट मूवमेंट है तो मैं इसे करूंगा धीरे धीरे, तो धीरे अब आप, लेकिन ये है कि प्रयास आप भी अपना सफल रखिए, मैं भी अपना सफल रखूंगा। और बिल्कुल भी आप चिंता न करें, जो भी कुंडली होगी उसके माध्यम से गुरुजी ध्यान लगाने का सही समय क्या होता है, ध्यान लगाने का सही समय है, क्योंकि समय व्यक्ति द्वारा निर्माण किया गया, समय न था न है न रहेगा, समय एक शून्य है। तो जो शून्य है उसका ना आदि है, ना अंत है, ना प्रारंभ है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार हमने ये घड़ी बनाई कि हम इसके हिसाब से, अब ध्यान, आपने पूछा ध्यान का सही समय क्या है, ध्यान का सही समय होता है
अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, जो वेदों में लिखा है, वैदिक काल है, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले, तो 2.5 घड़ी का मतलब हो गया आप जो भी 2 से 1.5-2 घंटे पहले आप सूर्योदय से पहले उठिए, नहाना धोना स्नान किए, सूर्य को जल्दी अपने पास रखिए, और फिर आप ध्यान की अवस्था। सबसे पहले लोग बाग ये कोशिश करते हैं कि ध्यान एकदम आ जाएगा। ध्यान जितनी जल्दी से हम लगाने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी वो भंग भी होता है। तो ध्यान में सबसे पहले 3 से 4 महीने, 6 महीने एक ऐसी प्रक्रिया रखें कि 30 मिनट का या 40 मिनट का आप समय तय करें और आप स्टिल हो जाए। बॉडी को स्टिल करना है, क्योंकि ध्यान की अवस्था, विचारों की अवस्था, सांसों की अवस्था कोई शरीर के अंदर अवतरित करना है, इसी शरीर से हमें बाहर जाना है। हर्ष त्रिपाठी जी, मनीष पराशर जी, सहारनपुर में मेरे काम सिरे नहीं चढ़ रहे हैं, तो काम सिरे नहीं चढ़ रहे तो कुछ सुधार। बबलू शर्मा गुरु जी, यश शर्मा, डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशन के बारे में। तो जब हम अपने शरीर को स्टिल करेंगे तो 3 से 4 महीने, 5 महीने हम एक साधना करेंगे। जैसे अगर हमें कोई भी सर्विस लेनी हो, कोई भी अच्छी जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो हमें अपनी प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करना रखता है, फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तब जाके हम एक सफल जॉब ले सकते हैं। ऐसे ही ध्यान की अवस्था है। ध्यान की अवस्था आंतरिक रूप से है। ध्यान के लिए अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया है, तो उसमें सबसे पहले है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। लेकिन हम आरंभ से ही अगर ध्यान की, समाधि की अवस्था में जाने की बात करने लगे तो हम समाधि तक नहीं पहुंच सकते। वो ध्यान भी नहीं होगा और समाधि भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें अपने आचार विचार, अपने रहन सहन, इस पर आराम से चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो इन सब विचारों को शुद्ध करना होगा, अपने रहन सहन को शुद्ध करना होगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं अपने ही बारे में, कि मुझको हाईली शुगर रहती थी, और एक कोर्स में किया ध्यान का ही, और ध्यान का कोर्स करते करते वो शुगर 140-150 से नीचे नहीं आ रही। तो मैंने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान अवस्था में जब जाते हो तो उस स्थिति को, जो आपने एक बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से आप दुखित हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो, उस स्थिति का ध्यान करिए ध्यान अवस्था में जाकर। और जब ध्यान अवस्था में आप वहां जाओगे तो उस जो घटना आपके साथ घटी है उसे आप डिलीट कर दीजिए, रब कर दीजिएगा। तो आप ताज्जुब करेंगे, जब मैंने वो प्रक्रिया अपनाई, वो प्रणाली का अध्ययन किया और उस पर पूरा किया, तो जो शुगर 140 से नीचे नहीं जा रही थी, सारी सब कुछ करने के बावजूद भी वो 98-100 तक आने लगी। तो जो घटना 15 साल पहले या 20 साल पहले भी हुई भी है और हम उसको जाकर अपनी ध्यान अवस्था से डिलीट नहीं कर पा रहे, तो हम तो फिर वो अपना जो रौद्र रूप है, वो विकार है, जो अप्राकृतिक रूप है, जो अविश्वास है शरीर के प्रति, जो विचार है, जो हम धूमिल कर चुके, जैसे एक सफेद निर्मल कपड़े पर अगर कोई निशान पड़ जाए तो बहुत धोने के बाद, एक लंबे समय धोने के बाद वो कहीं साफ होने लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निशान। तो ऐसे ही मनुष्य की आत्मिक प्रकृति भी है। तो आत्मिक प्रकृति का ध्यान हमें रखना चाहिए। मनीष पराशर जी सहारनपुर से, मनोज डबराल जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डबराल जी का। डबराल जी पूरा ध्यान रखते हैं सारे मिनरल्स को देने के लिए, समय समय पर चेतन भी करते हैं कि आपने लिया या नहीं लिया। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। उनकी भी एक कहानी है, कभी मैं आपको अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो अनुभव होगा उसमें उनका भी बहुत अच्छा रोल है, उसको भी जिक्र करेंगे। तो ध्यान की अवस्था ये है कि जब आप 6 से 7 महीने आप बिल्कुल स्टिल हो जाए, फिर बिल्कुल भी आप इधर उधर ना जाए, ना हिले, और उस 30 मिनट में बिल्कुल स्टिल हो जाए। फ्रिज जो आपको दूर दूर तक जो सुन रहा है, जो पटल पे आपको आवाज सुनाई दे रही है, वो आप सुने। 6 महीने के बाद फिर आप जब स्टिल हो जाए तो उसके बाद फिर आप श्वास पे कंट्रोल करेंगे। तो श्वास जब आप कंट्रोल करेंगे, धीरे धीरे जब श्वास कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो उसके बाद फिर करेंगे। अभी हर्ष त्रिपाठी जी है, 12-10 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, तो ये अपने बेटर कैरियर ऑप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, चेंज द पुलिस डिपार्टमेंट। तो ठीक है, मैं इस कुंडली को डालता हूँ, तो आप वेट करें। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि आई जॉब वांट बेटर कैरियर ऑप्शन, डू आई हैव चेंज इन पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं इसको डालता हूँ, आप थोड़ा सा होल्ड रखना। तो ध्यान की अवस्था, फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि श्वासों को कंट्रोल करते हैं। जब हम अपने श्वास कंट्रोल करते हैं तो वे स्थिति भी धीरे धीरे
हम उसमें ओम का माध्यम भी ले सकते हैं, गर्जना भी ले सकते हैं, श्वासोद्धार भी ले सकते हैं। तो जिस धीरे धीरे अवस्था से सांस शरीर में जाए, उसी अवस्था से शरीर में उतनी देर रोकना है, फिर उतने ही समय में उसका निष्कासन करना है। तो हमें कुंभक, पूरक और विसर्जन, तो तीनों विधियों का जब हम इस्तेमाल करते करते हमें 1 वर्ष हो जाए, तब हम धीरे धीरे निर्विचार, इतने समय में मान लो 1 साल में जो भी विचार मस्तिष्क में आ रहे उन्हें आने दें, ना उन्हें रोकने का विचार करें, ना उनको धारा प्रवाह का विचार करें, किसी प्रकार का कोई विचार आपने मस्तिष्क का करना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप विचार शून्य हो जाओगे तो आप समाधि में पहुंच जाओगे। शरीर आपका उस अवस्था में नहीं होता जो ध्यान की अवस्था को सहन कर पाए। तो ये बेटर, ये हर्ष जी है, 12/10/1995, सिटी फैजाबाद। तो ये अपने करियर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो इनका जो सबसे पहले तो इनको पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट इनके लिए सबसे अच्छा डिपार्टमेंट रहेगा। तो इन्होंने ये नहीं ऑप्शन दिया कि इस ऑप्शन में वो बेटरमेंट क्या करना चाह रहे हैं, कि इस डिपार्टमेंट को छोड़ के वो दूसरे कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं। तो जो इनका ये समय तो अनुकूल है, अगर ये डिपार्टमेंट चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुंडली के हिसाब से जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें पदोन्नति अच्छी रहेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति का मंगल वृश्चिक राशि और मंगल लगन में आ जाए और बृहस्पति साथ बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस डिपार्टमेंट, आप इंटरनल एग्जाम देकर प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अब लोग आपको डराएंगे कि आपकी राहु में शनि की अवस्था चल रही है, राहु में शनि आपके लिए सब कुछ खराब कर देगा। आपकी कुंडली में जो भी आपको प्राप्त हुआ होगा वो इस राहु की दशा से ही शुरू हुआ होगा। सितंबर 11 सितंबर 2014 से, 11 सितंबर 2014 से आपको राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे, जबकि इसके बारे में लोगों ने कुछ अलग प्रकार की भ्रात्मिकताएं आपके मन में डाल दी होगी। फिर अंतर आया 18/10/2019 में शनि का। तो राहु में शनि, शनि भी आपकी कुंडली के लिए कोई अशुभ ग्रह नहीं है, सामान्य ग्रह है। मतलब जो स्थिति पीछे से चली आ रही है वही आगे चलती रहेगी, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। ये पूछ रहे हैं कि पुलिस में भी जॉब मिली नहीं है, जॉब कब तक मिलेगी पुलिस में? अच्छा है, तो ये जॉब अगर पुलिस में के लिए, पुलिस के लिए अच्छी जॉब की है तो उसके लिए हर्ष जी एक लंबी प्रक्रिया है कि आप जॉब के लिए अगर आप है तो पर्सनली जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया, अगर आप उस पर करेंगे तो उस पर पूरा विचार, क्योंकि इस पर अगर हम पूरी चर्चा कर पाए तो बड़ा लंबा औरों का भी समय लग जाएगा। तो या तो इसके लिए आप पर्सनल मिल ले, या जब थोड़ा सा कभी स्पेस मिलेगा तो फिर मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। तो ध्यान की अवस्था, फिर विचार, फिर थोड़ा धीरे धीरे जब हम 1 साल 1.25 साल की अवस्था में आ जाए तो फिर हम विचारों के माध्यम से विचार को धीरे धीरे, तो ऐसी अवस्था होने में 1 से 2 साल 2.5 साल तक भी लग जाते हैं। लेकिन समय क्या रहेगा, हमें समय वही रखना है सुबह का, यम नियम, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आसन और समाधि, इन सब का प्रयोग करते हुए हम धीरे धीरे। लेकिन कोई कहे कि अभी मैंने आजकल एक से एक पैकेज और कोर्स आ रहे हैं कि बस 15 दिन में ध्यान योग करिए या 15 दिन में योग के माध्यम से, योग एक उसमें अगर सांख्य योग का दर्शन को हम पढ़े तो सांख्य योग दर्शन में योग अष्टांग योग का एक पार्ट है। तो योग दर्शन जब हम करने जाएंगे तब हम अष्टांग योग का जब अध्ययन करेंगे, उस अष्टांग योग में से योग की जो आसन जो दिए है, आसन के अंदर योग दिए, तो योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो इसलिए यम नियम आसन, आसन वाला जो है, और फिर है मोक्ष तो हमें प्राणायाम, तो जो हमारे रामदेव बाबा जी है वो आसन किस पे काम करे, प्राणायाम और आसन पर। उन्होंने उन्हीं 2 चीजों से कितना दूर कर दिया लोगों के, समाज को बहुत सारी बीमारियों से। अगर हम 8 के 8 धीरे धीरे पालन करें तो सब हो जाएगा। तो किसी और विषय पे भी आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि किसी इस पे मैं एक वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा ताकि किसी को भी इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। गरिमा महेश्वरी जी ये पूछ रही है, ऋषभ महेश्वरी 17 नवंबर। अब बताओ, इन्होंने अभी बड़ा मन होता है किसी की कुंडली रोक कर देखने की, गरिमा महेश्वरी, और टाइम डाल दिया 17 नवंबर, ना सन डाला ना डाल, तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप क्या कर सकते हैं। तो फिर वो गलत कौन, गलत ब्राह्मण, गलत कौन, गलत ज्योतिषी कि जी हमारी जान के नहीं बताई। अरे भैया, हमारा मन हुआ आपकी कुंडली देखने का, लेकिन आपने ना तो डेट ऑफ बर्थ डाला ना टाइम डाला, और आजकल का दौर इतना फास्ट है कि अगर आपने हल्की सी भी चूक कर दी तो आपकी लाइन को लेने के लिए कोई दूसरा आदमी तैयार खड़ा है।
तो मैं शरीर में डाल दिया तुम्हारा, तो डेट लगा हुआ है, डेट नहीं। हाँ, तो डेट डालेंगे, कोई बात नहीं। अभी भारती महाजन जी है, इन्होंने भी 15/8/2004 बर्थ प्लेस सहारनपुर, तो इनकी कुंडली डालिएगा। इनका क्वेश्चन क्या है, मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे सिविल सर्विस क्लियर करनी है, आई कैन डू इट। ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भारती जी का क्वेश्चन डालिएगा, इसकी कुंडली को लॉक करें, मैं तेरे बारे में। तो अभी आपकी कुंडली में डाटा में डाल रहे हैं, तो अभी आती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम अगर पूजा पाठ भी करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन अब ब्रह्म मुहूर्त मैंने कई बार एक देखने को मिला है कि बच्चे ये बोलते हैं कि रात को नेट की स्पीड बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम रात को देर तक काम करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों से मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या सुबह 4 बजे उठने से वो स्पीड खत्म हो जाएगी? वो स्पीड और भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर 40% लोग रात को जागकर काम कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5% जनता भी सुबह 4 बजे नेट का इस्तेमाल नहीं करती होगी। वॉल्यूम थोड़ा कम रखो। तो सुबह 4 बजे अगर आप उठो तो एनर्जेटिक होती है, सूर्य पूरब दिशा से उगने की तैयारी कर रहा होता है। हमें समाज में जंगल राज में अपने आप को जाने के लिए तैयार करना होता है, ज्ञान के द्वारा, लड़ने के द्वारा नहीं कि जंगल, तो ज्ञान के द्वारा। उसके लिए हमारे पास सबसे उपयुक्त समय है प्रातःकाल। पहले 2 या 2.5 घंटे आप पढ़ाई करो, सूर्योदय स्नान करो, फिर आप चल दो। अगर आप, लेकिन हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को बदल दिया। तो सिस्टम को बदलने से क्या होगा कि हम उसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्ट होना शुरू हो गया, तो अनकंफर्ट हो गया। अभी भारती जी ने 12 स्टैंडर्ड में है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/2004, 1:38 सिटी सहारनपुर। बहुत अच्छा, इन्होंने बिल्कुल तरीके से डाला। तो इनका सबसे पहले तो इनका एजुकेशन का ही चेक करें कि एजुकेशन की स्थिति क्या है। तुम्हें शनि 2 एजुकेशन का तो इनका अच्छा है, लेकिन ये बीच बीच में क्या होती है, अपने टारगेट से नहीं हो जाती है, गुस्सा या टारगेट से अलग हो जाना। तो अभी लंबे समय तक ये दशा रहेगी वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर अपने टारगेट पे चलना चाहे तो इनकी दशाएं 2023 तक है केतु की, उसके बाद शुक्र की महादशा आएगी, तो वो इनके लिए करियर के लिए अच्छी रहेगी। तो शुक्र भी अच्छा रहेगा, और ये सूर्य। हाँ, तो अगर आप ईमानदारी से तैयारी शुरू करें तो 27 सन 2026 से और 2030 के बीच में आपको सरकारी नौकरी का योग है। अब आप इससे आइडिया लगाओ कि अगर आप सही समय पे तैयारी शुरू रखें तो आपका गवर्नमेंट जॉब का योग है। लेकिन अभी मैं आईएएस करना चाहता हूँ, लेकिन करना क्या चाहता हूँ, मेरे मन में बहुत अच्छे विचार है, लेकिन आईएएस की तैयारी करने के लिए हमें 14 से 18 घंटे का मिनिमम जो स्टडी स्ट्रक्चर है वो बना के रखना पड़ेगा। अगर 18 घंटे से कम या 14 घंटे से कम का हमारा स्टडी स्ट्रक्चर है तो हमें नहीं करना चाहिए कि हम अपने विचार गलत पाले, ग्रह कुछ भी हो, या क्योंकि ग्रह भी जब ही कार्य करते जब कर्म काम करते, तो कर्म और ग्रह तब जाके किसी सफलता को ना। अभी मुझे पास मान लो बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत अच्छे मकान है, लेकिन मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ, कर्म ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मुझे उस गाड़ी का क्या फायदा होगा? ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आपको, लेकिन आप अब मेहनत करें, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे है, आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और आप अपनी अच्छी पढ़ाई से सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा वृक्ष है, उसको आप बिल्कुल बंजर भूमि में लगा दो, तो क्या वो अपनी उस ग्रोथ को पा सकता है जो उसको आनी चाहिए? नहीं पा सकता। तो इसलिए आसपास का अपना कर्म है, अपना जो विद्याध्ययन है, जो अपनी शिक्षा के जो इक्विपमेंट्स है, जो घर का माहौल है, वो सबको अच्छा रखेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, आप सुबह 1 मिनट, आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए कि केसर, आपको मैं देखता हूँ, केसर हल्दी का तिलक आपको सुबह लगाना चाहिए। हाँ, सुबह केसर का या हल्दी का तिलक लगाकर सूर्य को जल देना चाहिए। केसर हल्दी का तिलक लगाने से आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा और आप सूर्य को जल देने से आपको विद्यार्थी के अंदर एनर्जेटिक हो। आप की कुंडली मेरे सामने, मैं अभी भी बता सकता हूँ कि 90+ स्टूडेंट है, आप शुरू से ही 95+ भी हो सकती है, लेकिन आपका जो एक एजुकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी ना किसी बात पर, छोटी से छोटी बात पर भी आप विवाद करने लगते हो, झगड़ा करने लगते हो, तो अपने अंदर थोड़ी सी सहनशीलता लानी पड़ेगी। तो केसर हल्दी का तिलक लगाइएगा, उससे फिर आपको इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पंकज शर्मा जी, गुरुदेव आपसे निवेदन है कि आप लाइव को प्रति सप्ताह अवश्य कर सभी को लाभान्वित करें। तो पंकज जी, मैंने तो संकल्प लिया ही है कि प्रत्येक रविवार तो स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए और प्रेजेंसी ठीक रहनी चाहिए, तो ठीक रहेगा। सुमन राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शेष रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और किसी को प्लीज पंडित जी चेक कर लीजिए। अब ये ज्ञान सागर जी की कुंडली डालिएगा। तो के बारे में पूछना चाहते हैं। ज्ञान सागर जी नीरज महेश्वरी जी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, अपनी कुंडली के बारे में आपको पूछना चाहिए। भारती जी से मेरी यही अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई को रखें, अपने क्रोध को त्याग दें और थोड़ा सा ध्यान। किसी भी सफलता के लिए 4 चीज का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हमें विचार रखने चाहिए, हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। सबसे पहले जब हम अपने शरीर को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। दूसरा, हमें मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना चाहिए। हर तरह से, हर परिस्थितियों, विकट से विकट परिस्थितियों में भी हमें उस समस्या से लड़ने की आदत आनी चाहिए। डाल दो तो खत्म होगी, तो होनी चाहिए। तीसरा हमारा होता है भौतिक, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हमें उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। हर व्यक्ति शिक्षा, छोटे से छोटा जानवर, छोटे से छोटा पक्षी, छोटे से छोटा व्यक्ति, आपसे के आसपास रहने वाले व्यक्ति, साधन संसाधन, गाड़ी, जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर प्राप्त होती है। और फिर चौथी और लास्ट होती है स्पिरिचुअल। अगर ईश्वर पराधीन, अगर ईश्वर की कृपा होगी तो हम उस कार्य में सफलता जरूर अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ईश्वर की कृपा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने जो आसपास के लोग हैं कि हम बहुत कामयाब होना चाहते हैं लेकिन आसपास वालों का या किसी बड़े छोटे का सम्मान नहीं करना चाहते, लड़ना चाहते, तो वो उसमें भी सफलता का अनायास आप पा तो सकते हैं और उस पर रुके नहीं रह सकते। ये आपको इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इन सब चीजों से करते हुए आप अपनी शिक्षा को, आप अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को, तो व्यापार को भी हमें ऐसे करना चाहिए कि जैसे मंदिर में जाए, मंदिर में गए, कुछ समय के लिए पूजा की तो उस समय तक हम धार्मिक हो गए, जैसे मंदिर की सीढ़ियां उतरे और हमारी धार्मिकता ही खत्म हो जाए, हम झूठ सच। अभी एक बहुत अच्छा है कि लोगों ने कह दिया कि बिजनेस बिना झूठ के नहीं चलता। ये तो बात बिल्कुल उसी तरह सत्य है कि झूठ के साथ कुछ दिन तो चल सकता है, पर ये नहीं कह सकते आगे हमेशा नहीं। झूठ का ज्यादा देर नहीं चल सकता, झूठ कुछ ही दिन चल सकता है, इसलिए झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। ये नीरज जी की कुंडली है बिजनेस में, अरे बिजनेस में सक्सेस कोई काम नहीं करता। नीरज जी अगर करियर के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मैं इनसे यही राय दूंगा कि इनकी केतु में शुक्र की दशा चली है, तो ऑप्शन तो इनके पास है। जनवरी 2021 से ऑप्शन तो इनके शुरू हुए हैं और काम नहीं चल पा रहा, अभी कोरोना काल है, थोड़ा सा इसमें धैर्य बनाए रखें। लेकिन मैं इनसे ये पक्का भरोसा दिलाता हूँ कि इनके घरों में काम की तो टॉप मोटी स्थिति है, मतलब सही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा गिरावट की तरफ अब नहीं जाने वाला। जो गिरने वाली स्थिति वो 30 जनवरी 2021 तक थी, अब ऐसी गिरने वाली कोई स्थिति नहीं है। लेकिन क्या है कि चंद्रमा मन में है तो बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे पैसों की इच्छाएं रहती है, ऐसे व्यक्ति जस्टिस प्रिय होता है, हर चीज को बहुत बारीकी से लिखने की कोशिश करता है या लेन देन को बड़ा नाप तोल के करता है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। शो ऑफ करने वाला होता है किसी भी चीज को। यात्राएं जीवन में बहुत ज्यादा होती है, शरीर से कोई बहुत ज्यादा फैट नहीं बनता, तो थोड़ा पतला दुबला होता है वैचारिक रूप से। तो कहना चाहिए कि नीरज जी आपका समय बहुत अच्छा है, अगर आप इस समय में प्रयास करें तो आपको 100% सफलता मिलेगी, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। अगर कर्म आप नहीं करोगे तो फिर आप सफलता के लिए 17 नवंबर 2006 महेश्वर जी आपकी कुंडली बाद में देखेगा भी, थोड़ा सा अनुज राणा जी है तो इनकी भी कुंडली सभी चल रही है। तो अभी अगले रविवार 7 बजे फिर पुनः मिलेंगे और जो ज्योतिष से संबंधित या ज्योतिष से प्राथमिकता संभव है वो है, तो मेरा कांटेक्ट नंबर आप बीच बीच में आप देख भी रहे होंगे, वो आ रहा होगा। ये एक मेरा प्रयास है, मैं मानता हूँ फॉर द टाइम बिन अच्छा भी हो सकता है, जब सब माहौल दोबारा अच्छा होगा तो हम एक दूसरे से मिलेंगे भी, लेकिन जब तक हम
इस कोरोना काल से बाहर पूर्ण रूप से नहीं आते, तो नंबर मेरा आपको कांटेक्ट पे दिया हुआ है। हाँ, एक प्रार्थना है सभी से कि किसी भी समय फोन ना बजाए। जैसे आप जो भी कोई अपॉइंटमेंट लेना हो, वो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अपॉइंटमेंट ले सकती है। 10 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि फिर क्या होगा, 5 बजे से मैं 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो अपॉइंटमेंट फिक्स होते हैं उन पर उनकी कुंडलियां देखने लगता हूँ। अब बीच में अगर बातचीत होगी तो क्या होता है, किसी का फोन नहीं उठेगा। जब किसी का फोन नहीं उठेगा तो वो शिकायत करेगा, फिर वो शिकायत करेगा कि मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये फिर चलता है। तो अगर किसी को अगर अपॉइंटमेंट लेना है या कोई अपनी बात करनी है तो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर आपके साइड में आ रहा है 95200900 सिंपल नंबर है। तो आप अगर सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक आप अपॉइंटमेंट अपना फिक्स करा ले, तो फिर 5 बजे से लेके 9 बजे तक मैं आपकी कुंडली पे बहुत अच्छे से काम भी कर पाऊंगा और बहुत अच्छे से उसका जवाब भी दे पाऊंगा। अभी क्या होगा, मान लो आप लाइन पे है, आप इस कल्पना को थोड़ा पलट के देखें कि आप लाइन पे है और किसी दूसरे व्यक्ति का फोन आ रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि वो ज्योतिष कोई ऐसा तो विषय है नहीं कि पहाड़े हमने याद कर लिए तो हमने, वो कैलकुलेशन है, अलग अलग 27 नक्षत्र है, 12 राशियां है, 12 भाव है, राशियों का अलग अलग परिस्थितियां है, उनके चरण है, तो उन सबको एक साथ। अब ऐसे में अगर फोन की घंटी किसी की बज जाए, उठाए तो आपका सारा ध्यान भंग हो जाता है, और ना उठाए तो आपकी समाज की, जो भी मैंने आपको एक बताया कि भौतिक का जो रहता है वो खत्म हो जाता है। तो एवरी संडे 3 से 4 कुंडली पर हम चर्चा करेंगे, 5 कुंडली में भी चर्चा कर सकते हो, तो जैसे समय रहेगा। तो मनीष परासर जी, कोई काम नहीं बन पाता, कई साल हो गए, तो शाम को 7 बजे आप अगले संडे में आ जाए, या फोन से जो भी प्रक्रिया है उससे संपर्क करें। तो अर्पण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम स्वीकार करना, आपका प्रणाम सदैव स्वीकार है और हमेशा। तो आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, और किसी भी प्रकार की जो मन में ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा है आपकी रहेगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा प्रोग्राम आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। जो इसमें मुझे पसंद नापसंद से कोई विशेष वो नहीं है, मेरा मकसद ये है कि मुझे जो ज्योतिष से संबंधित या जो हमारे हिंदू वैदिक धर्म से संबंधित तो विचार है, वो मुझे आप तक पहुंचाना है। जो सत्यता है वो आप तक पहुंचानी है। जिस कार्य से तुम अनभिज्ञ है, वो कार्य मुझे आप तक करना है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ। अगर मुझे बैंकिंग प्रणाली का कुछ पता करना हो तो मैं अपने प्रिय मित्र गौड़ साहब से बात करूंगा। मुझे इंश्योरेंस से संबंधित बात करनी होगी तो अरुण शर्मा जी से बात करूंगा। मुझे कोई घर बनाने की इच्छा होगी तो मैं बबलू बालकिशन जी से बात करूंगा, या नीरज महेश्वरी जी से बात करूंगा, या नीरज गुप्ता जी से बात करूंगा। तो इसी तरह अगर किसी को ग्रह से संबंधित जानकारी लेनी है, या धार्मिक अनुष्ठान या किसी प्रकार की वो लेनी हो, तो उसके बारे में, जैसे अभी उन्होंने पूछा था कि संजय राणा जी का बीच में एक सवाल आया था कि वो क्या है, जब एक आदमी अंतिम दौर में रहता है, उस पर वो जाप कह रहे, उसका नाम मत संजीवनी है। वो गायत्री और महामृत्युंजय का बीच का एक मंत्र है, उन दोनों का संपुट लगता है, तो उन सबको लिए वो करते हैं। तो आप अगर इस प्रोग्राम में, क्योंकि बीच बीच में मैं छोटी छोटी वीडियो भी आपको क्लिप करता रहूंगा, क्योंकि कुछ समय से मेरा बहुत सा प्रोग्राम जो क्लिप में आपके पास पहुंच रहा था, चाहे वो वास्तु से संबंधित था, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित था, चाहे वो टोटकों से संबंधित था, चाहे वास्तु निवारण से संबंधित था, तो उनके पर भी क्लिप बनाकर मैं आपको भेजता रहूंगा। क्योंकि उसमें मैंने देखा उन्हें पढ़ने के बाद थोड़ी सी समस्याएं लोगों को आती है, तो फिर वो फोन करते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरी छोटी छोटी क्लिप में आप सभी के पास भेज दूँ। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपडेट होगी उससे आप अवगत हो, और फिर जब आप पे समय रहते हैं आप उसे देख सकते हैं। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि सभी पसंद कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये आप सभी से वादा है कि आप चाहे एक भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को देखेगा तो मैं अवश्य ही इस प्रोग्राम को चालू रखूंगा। और क्योंकि हमारे गुरु जी थे, उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनाई थी, है दार्शनिक, लेकिन थोड़ा सा अगर उस पर विचार करें तो बहुत अच्छा है कि एक व्यक्ति ने 200 आदमियों का भोजन बनाया। किसी कारणवश उसका किसी उस गांव में विवाद हो गया, तो गांव से कोई भी व्यक्ति भोजन करने नहीं आया, परंतु 5 व्यक्ति जो आसपास के गरीब व्यक्ति थे, वो भोजन, उसका थोड़ा सा मन खराब हुआ, तो उन्हें भी भगाने की कोशिश की कि जाओ, मैं भोजन का वितरण नहीं करूंगा।
तो उनके जो गुरु है, गुरु का मतलब जो मार्गदर्शित करते हैं, तो गुरु वही थे। उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई अगर ये जो 5 लोग भूखे जाएंगे, ये किस बात का? तो उन्होंने 5 व्यक्तियों को ही भोजन कराया और संपन्नता से भोजन कराकर उनका आदर सत्कार किया और चले गए। तो वही मेरा भाव है कि अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहेंगे, चाहे कम जुड़े रहे चाहे ज्यादा जुड़े रहे, तो मैं इस प्रोग्राम कंटिन्यू बना देता हूँ। तो मनीष पराशर जी राम राम, दीपक राज जी, प्रिंस राज जी राम राम, पंडित जी शान भाई धन्यवाद। तो पुनः मैं आपसे आज्ञा प्राप्त करता हूँ कि ज्योतिष जिज्ञासा प्रोग्राम में आपका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, प्रोग्राम में को सफल बनाना प्रयास रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आपके मन में कुछ परेशानियां है, दुविधा है, सब बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। हेलो।